नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लाते हैं हर रोज ताकि आपकी मदद कर सके, आपके सवालों को सुलझा सके। कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन आपके पास, आपके इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड, पोर्टफोलियो रिलेटेड, आपके गोल्स रिलेटेड, सब योर मनी एड्रेस करने की कोशिश करता है। आप योर मनी में शामिल हो सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, अपने पोर्टफोलियो क्वेरीज के साथ। नोट कीजिए तरीका 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nwat18.com और साथ ही आप अपने सवाल सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी भेज सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर ये शो आप लाइव देख सकते हैं शो, और साथ ही अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ हैं ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल। पंकज, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज तो ले, लेकिन क्योंकि साल खत्म होने को है, कैलेंडर ईयर 2025, और इस साल कैसी परफॉर्मेंस रही है अलग अलग कैटेगरीज की, उसका थोड़ा सा रिकैप करते हुए चलते हैं शो के जरिए। और इसीलिए आज के शो में हम बात करेंगे लार्ज कैप फंड्स की, क्योंकि ये फ्लेवर ऑफ द ईयर रहे हैं। इस पूरे साल के दौरान किसी भी शो में अगर बातचीत किसी भी फंड मैनेजर से, मार्केट एक्सपर्ट से हुई है, सबका कहना यही है कि लार्ज कैप फंड्स का एक्सपोजर फिलहाल ज्यादा रखें, या फिर मिड लार्ज कैप फंड्स में भी लार्ज कैप्स की तरफ झुकाव फंड मैनेजर्स का ज्यादा रहा है। तो अगर हम ओवरऑल एक सेंस लेना चाहें पंकज जी, तो लार्ज कैप फंड्स की परफॉर्मेंस 2025 में कैसी देखने को मिली है? और पहले तो इनफैक्ट ये बताइए किस तरीके की परफॉर्मेंस, किस तरीके के रिटर्न्स आते हुए दिखाई दी हैं लार्ज कैप कैटेगरी ऑफ फंड से? दीपाली जी नमस्कार। देखिए, लार्ज कैप जो आपने कहा इसके बारे में कि फ्लेवर ऑफ द ईयर रहा, तो कारण ये था कि मार्केट काफी वोलेटाइल रहा। हमने हालांकि देखा जब मार्केट में रैली थी 21 से लेके 24 तक, तो सब लोगों का ध्यान स्मॉल कैप की तरफ था। लेकिन हम जानते हैं कि गिरते हुए बाजार में स्पेशली बात की जाए तो लार्ज कैप पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट 1 ईयर में जहां स्मॉल कैप रिटर्न नेगेटिव रहे हैं, मिड कैप ने भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिटर्न्स दिए। वहीं पे लार्ज कैप की बात की जाए, मैं बात करूं निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इंडेक्स की, तो निफ्टी 50 ने लास्ट 1 ईयर में करीब 10%, अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो करीब 9.76% के आसपास का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं यदि हम बात करें निफ्टी मिड कैप की या फिर स्मॉल कैप की, तो काफी पीछे रहा। तो यानी कि इंडेक्स लेवल पे भी बात की जाए तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। अब हम बात करें लार्ज कैप फंड्स की, तो देखिए हम जानते हैं कि एक्टिव फंड्स, पैसिव फंड्स, दो चॉइसेस हैं। और यदि हम पैसिव फंड्स की बात करें जो कि सिंपल इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां भी उदाहरण के तौर पर बीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड ने लास्ट 1 ईयर में अराउंड 11.73% का रिटर्न दिया। जहां हम कह रहे हैं कि मार्केट ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया, वहां पर फिर भी देखा जाए तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड ने 12% के आसपास रिटर्न डिलीवर किया। वहीं यदि हम एक्टिव लार्ज कैप की बात करें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड जो कि एक्टिव लार्ज कैप फंड है, उसने भी 9.72% का रिटर्न डिलीवर किया। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे मार्केट में भी लार्ज कैप ने काफी स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाई है और पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर किए हैं। तो लार्ज कैप डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। और एक बात आप जो अभी कह रहे थे शुरू में, देखिए ये तो हम बात करें 25 की, 26 की भी बात की जाए, तो पहले क्वार्टर में या दूसरे क्वार्टर की भी बात की जाए, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है। और ऐसे में मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का लोकेशन अच्छा रहना चाहिए। वैसे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बिल्कुल होना चाहिए, बट इस वक्त पर खास तौर पर जब उतार चढ़ाव का माहौल है, तो लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में एलोकेशन ज्यादा रहना चाहिए। ओके, अच्छा पंकज जी, एक चीज और बताइए। ट्रेंड्स की तो आपने बातचीत की, लेकिन अगर हम अक्रॉस ऑल कैटेगरीज देखें तो क्या वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी रही है, या फिर किस पायदान पर रही है पिछले एक साल के रिटर्न्स के मामले में? क्योंकि बहुत कम फंड्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, पर जिन्होंने डिसेंट रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। ज्यादातर फंड्स फ्लैट, नेगेटिव या फिर थोड़े बहुत गेन्स के साथ रहे। तो कि ऑन एन एवरेज लार्ज कैप फंड्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है परसेंटेज टर्म्स में पिछले एक साल में? दूसरी चीज, कौन कौन से वो फंड्स रहे हैं जो उन्होंने टॉप परफॉर्मेंस दिखाई है इस साल के दौरान लार्ज कैप कैटेगरी में? बिल्कुल, देखिए एक बात यहाँ पे ऐड करूंगा पहले में कि लार्ज कैप फंड जो होते हैं, वो बेसिकली उनका जो टोटल एएम होता है, कोई फंड की बात की जाए, उसका 80% आपको लार्ज कैप ओरिएंटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। तो लार्ज कैप की डेफिनेशन क्या है, यानी कि टॉप 100 कंपनीज बाय देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यानी कि यदि हम बात करें किसी एक्टिव फंड की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 100 अक्सर होता है, और निफ्टी 100 में जो 100 स्टॉक्स हैं, उसी में से आपको 70-80 स्टॉक देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पर यदि आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज्यादातर देखा जाता है कि जो बेंचमार्क है निफ्टी 100 उसकी परफॉर्मेंस को अक्सर बीट करना मुश्किल हो जाता है। तो या तो आप बात करें निफ्टी 100 जो पैसिव फंड्स हैं उसमें हम लार्ज कैप में एलोकेशन लें तो उसके रिटर्न्स जो मैंने अभी बताया भी आपको एग्जांपल के तौर पर डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का रिटर्न कैसा रहा 12% के आसपास। लेकिन ये एक्टिव फंड की बात करते हैं आप तो यहाँ पे पहले बात करता हूँ टॉप 5 फंड्स कौन से रहे कैसा रिटर्न रहा। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड ने लगभग 9.72%, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड 9.59%, मिरे एसेट लार्ज कैप फंड अराउंड 8.78, महिंद्रा मेनुलाइफ लार्ज कैप फंड 8.56 और एसबीआई लार्ज कैप फंड ने 8.25% के आसपास रिटर्न 8.15% रिटर्न डिलीवर किया। तो यानी रिटर्न डिसेंट थे, ऐसे खराब नहीं थे। पर एक बात जो मैं कहना चाह रहा था यहाँ पर, देखिए यदि आप किसी एक्टिव लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट वही स्टॉक्स हैं या उतने ही मात्रा में हैं जितने की इंडेक्स में, तो इंडेक्स की परफॉर्मेंस को बीट करना मुश्किल है। पर आपको एक दो फंड ऐसे मिलेंगे जहां पर फोकस्ड अप्रोच फॉलो की जाती है, जहां पर नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होते हैं, वेटेज में डिफरेंस होता है, जहां पर अल्फा जनरेट करने की उम्मीद होती है। तो मेरा यहाँ पर एक सजेशन है, या तो आप पैसिव फंड में निवेश करें, लार्ज कैप में आप निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में निवेश करें, इक्वल वेट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें जो कि लार्ज कैप इंडेक्स होगा, और या फिर आप यदि आप एक्टिव फंड में करते हैं तो ऐसे फंड चुनें जहां पर थोड़ी सी फोकस अप्रोच है, कुछ अलग स्ट्रेटेजी अपनाई गई है ताकि वहां पर फंड मैनेजर्स अल्फा जनरेट कर सके। ओके और एक फाइनल सवाल और इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ पंकज जी, वो ये कि 2026 के लिए लार्ज कैप फंड्स को लेकर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या अभी भी अगले साल के लिए भी पोर्टफोलियो में जो वेटेज है वो लार्ज कैप फंड्स का ज्यादा रखें या कुछ और स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि अभी जो माहौल चल रहा है इसमें ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि उतार चढ़ाव बना रहेगा, तो ऐसे में लार्ज कैप एलोकेशन तो रहना चाहिए। पहली बात, यदि आप ऐसे निवेशक हैं तो अलग अलग लार्ज कैप रखते हैं, मिड कैप रखते हैं, पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप रखते हैं, तो आप लार्ज कैप में एक पैसिव फंड रखिए और एक आप एक्टिव फंड रखिए, दो लार्ज कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि आप जो निवेश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हैं, कभी लार्ज कैप अच्छा करेगा, कभी मिड कैप करेगा, और फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस तरह के मार्केट कैप का एलोकेशन घटाना बढ़ाना है, तो मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप एक अच्छी कैटेगरी है। तो फ्लेक्सी कैप फंड चुने, लेकिन कौन सा फंड जिसका एलोकेशन इस वक्त पर लार्ज कैप में ज्यादा हो। तो इस तरह का फ्लेक्सी कैप फंड चुन लें, उसके जरिए लार्ज कैप का एलोकेशन मिल जाएगा, और भविष्य में जब कभी ऐसा होगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा अच्छे मतलब आउटलुक होगा, उस वक्त पर फंड मैनेजर्स खुद वहां पर एलोकेशन बढ़ा देंगे, जिसका आपको फायदा मिलेगा। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो आप मिड कैप स्मॉल कैप के साथ में ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में रखें, अपने हिसाब से बनाएं पोर्टफोलियो, और एक पैसिव और एक एक्टिव लार्ज कैप फंड रखें। अदरवाइज जैसा मैंने कहा आपको कि फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए भी लार्ज कैप में एलोकेशन लिया जा सकता है। ओके चलिए व्यूअर से करते हैं बातचीत, और पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं, मोहम्मद रफीक धर्मशाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रफीक नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? बीसी की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों के मार्गदर्शन से ही हम लोगों को एक सीख मिलती है कि कैसे हम निवेश करें, अदरवाइज तो हम एसआईपी म्यूचुअल फंड को से वैसे थोड़ा डर लगता था कि करें ना करें। तो पहले भी आपका चैनल देख करके ही हमने शुरुआत की है। अभी मैम जो मेरा जो पोर्टफोलियो है, मैं ये चाहता हूँ कि क्या इसको कुछ इसमें चेंज करने की ज़रूरत है, या कुछ बढ़ाने या कम कुछ है फंड और ऐड करने की ज़रूरत है या कम करने की? ओके तो पहले तो शुक्रिया रफीक जी हमारा शो देखने के लिए, और हमारा पर्पस यही है शो के जरिए कि अपने व्यूअर्स के जो तमाम पोर्टफोलियो रिलेटेड उलझने हैं उनको सुलझाया जाए, सही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं या फिर नहीं अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लानिंग को लेकर, उस पर्पस से गाइड किया जाए, और इसीलिए ये शो हम हर रोज लेकर भी आते हैं। रही बात अब आपके सवाल की, तो जो डिटेल्स मेरे पास हैं उसके मुताबिक आपकी जो मंथली सिप है वो 15,500 रुपए महीना की है, और अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? मैम इसमें मैंने मेंशन की हुई है अराउंड 3.5 लाख है। 3.5 लाख है, और 15 से 20 इयर्स में आपका 2 करोड़ का टारगेट है, 5 to 10% एनुअल स्टेप अप करेंगे, राइट? जी मैम। ओके
अब इनका पोर्टफोलियो जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की हैं उसके मुताबिक आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप में 3000 पर मंथ, देन 2500 पर मंथ ये डाल रहे हैं 5 फंड्स में, और ये 5 फंड्स है क्वांट स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। इसके अलावा इन्होंने कुछ ट्रेडिशनल टूल्स भी लिए हुए हैं जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना मंथली 2000 है, एलआईसी में 5000 पर मंथ, जीपीएफ में भी इनका जो कॉर्पस है वो लगभग 20 लाख का हो चुका है, 25,000 रुपये मंथली यहाँ भी जा रहा है। अब बताइए सभी प्लानिंग के हिसाब से क्या सजेशन इनके फंड चॉइसेस पर, इनके गोल पर? बिल्कुल, देखिए रफीक जी, आपने अच्छी प्लानिंग की हुई है और जगह-जगह पर आप निवेश कर रहे हैं, पर पहले बात करते हैं टारगेट की। आपने ये तो कहा कि 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, पर 20 साल के बाद आपने कहा है। और मैं आपको बताऊँ कि महँगाई की वजह से आप जानते हैं कि वैल्यू कम हो जाती है पैसे की। आज से यदि मैं बात करूँ 20 साल के बाद और 6% की महँगाई दर मानकर चलूँ, तो 2 करोड़ की वैल्यू जो आज के 2 करोड़ हैं, उसकी वैल्यू करीब 62 लाख के आस-पास बच जाएगी। तो इसके लिए टारगेट जो है वो आपका 2 करोड़ नहीं ज़्यादा होना चाहिए। हालाँकि जो निवेश कर रहे हैं उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर पाएँगे। यदि सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात करें, तो आपने कहा कि 3.5 लाख के आस-पास इकट्ठा कर चुके हैं, 15,500 की एसआईपी चल रही है और 10% से मान लीजिए स्टेप अप आप करेंगे, तो करीब-करीब 3 करोड़ 23 लाख रुपया तो आपका म्यूचुअल फंड से इकट्ठा हो सकता है, 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर। ये तो यहाँ हो गया कि 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, पर आपका करीब-करीब मतलब यहाँ पे 3 करोड़ 30 लाख रुपया वैसे ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा है कि आपका जीपीएफ में कंट्रीब्यूशन है 25,000 रुपए का। अब सैलरी बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ऑटोमेटिक। तो इससे भी आपका, अगर हम बोलें कि जो अभी इकट्ठा हो चुका है पैसा, और अगर मैं एक एवरेज, क्योंकि रिटर्न्स अभी ज़्यादा हैं, भविष्य में कम भी होंगे जीपीएफ के ऊपर, यदि 7% का भी मैं रिटर्न मानकर चलूँ, तो 20 साल में करीब 4.5 करोड़ रुपए करीब आप इकट्ठा कर पाएँगे, यदि आपकी सैलरी 7% से भी बढ़ती है। तो यहाँ से पैसा इकट्ठा होगा। दूसरी बात, जो आपने एलआईसी में किया है, सुकन्या समृद्धि योजना में किया है, उसको भी मान के चले 20 साल में, तो एवरेज रिटर्न्स अगर मैं जो मान के चल रहा हूँ, तो करीब-करीब 34-35 लाख वहाँ भी बन सकते हैं। तो सब मिलाकर करीब-करीब 9 करोड़, 8 करोड़, बल्कि कहूँगा 8 करोड़ रुपए के आस-पास की आप उम्मीद रख सकते हैं। तो वैसे तो इन्फ्लेशन के हिसाब से मैंने कहा कि आपको ज़्यादा पैसे इकट्ठा करना चाहिए, बट क्योंकि आप सही मार्ग पर हैं, मुझे उम्मीद है कि करीब 8 करोड़, या अगर कोई सैलरी और बढ़ती है, कंट्रीब्यूशन और बढ़ता है, तो और भी ज़्यादा पैसे इकट्ठा हो सकता है। तो यहाँ पर सब ठीक है। एक बात स्कीम को लेकर, स्कीम भी आपने म्यूचुअल फंड की अच्छी चुनी हुई है, वहाँ पर भी कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, तो चलिए फंड्स जो आपने पिक किए हुए हैं वो सभी सही हैं और आप इन्वेस्टेड रहिए, बस टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए अपने पोर्टफोलियो को। रही बात आपकी सभी इन्वेस्टमेंट्स, यानी जो आप ऑलरेडी ट्रेडिशनल पॉलिसीज, एसएसवाई या फिर जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपके पास फंड में पैसा है, और साथ ही जो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, सबको कैलकुलेट करें तो लगभग 8 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप 20 सालों में जमा कर लेंगे। लेकिन याद रखें कि अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की इन पर्टिकुलर बात करें तो 3-3.25 करोड़ की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन वैल्यू क्या रहेगी आज के 2 करोड़ की, वो उस समय 62 लाख के आसपास होगी। बट फिर भी आप जो अपना गोल हासिल कर रहे हैं, जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं टारगेट, उससे कहीं ज्यादा आप कमा लेंगे। तो उस हिसाब से आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे इन्फ्लेशन के मद्देनजर भी। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। आतमजीत सिंह लुधियाना से हमारे साथ कनेक्टेड है। सिंह साहब नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग मैडम जी। मैडम मैंने आपको Good evening. पोर्टफोलियो भेजा अपना, तो हाँ, आपका मेरी पोर्टफोलियो मिला है हमें, डिटेल्स बताइए। पांच एसआईपी चल रही है मेरी, 10,000 ईच है। तो मैं 1,000 पर ईयर और ऐड करूंगा उसमें, 1,000 ओके, हर एक बार में। तो अभी ठीक है। वैल्यू मेरी 14 लाख है, तो मेरा टारगेट 1 करोड़ अगले 10 साल तक। ओके, ये अभी आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 14 लाख। ओके, तो 14 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है। अभी 50,000 के सिप कर रहे हैं, लेकिन जैसे इन्होंने कहा हर साल 1,000 रुपए हर म्यूचुअल फंड में बढ़ाएंगे। 5 म्यूचुअल फंड है, 5,000 रुपए की जो सिप है वो स्टेप अप करेंगे। ये फिलहाल कहाँ डाल रहे हैं? 10,000 कोटक लार्ज मिड कैप, 10,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, 10,000 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू, 10,000 डीएसपी स्मॉल कैप और 10,000 एचडीएफसी मिड कैप। बाय 10% स्टेप अप करेंगे हर साल, यानी अगले साल 11,000 हजार की सिप इन सभी फंड्स में हो जाएगी। 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। बताइए सजेशंस। बिल्कुल, देखिए पहले बात करते हैं फंड्स की। तो जो भी फंड सेलेक्ट किए हैं बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है।
आपके मतलब अपनी कैटेगरी की अच्छी स्कीम्स भी हैं और जो आपका एलोकेशन है वो भी अच्छा है, और आपने स्टाइल की भी बात करें तो ग्रोथ के साथ साथ वैल्यू फंड भी ऐड किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको बने रहना है, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें टारगेट की, तो देखो अगर अगेन 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करते हैं तो 14 लाख रुपए आपके पास अभी है, 50,000 की एसआईपी चल रही है। आप कह रहे हैं कि 1,000 रुपया हर साल हर स्कीम में बढ़ाएंगे, पर मैं बात कहूंगा 1,000 रुपया नहीं, वो परसेंटेज में डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगले साल 1,000 रुपया के हिसाब से 5,000 बढ़ाना तो एक बात है, बट आज से 5 साल के बाद में 5,000, उससे में आप कहेंगे आपकी इनकम बहुत बढ़ गई है, 5,000 तो भाई बहुत छोटा लग रहा है। तो परसेंटेज, इस परसेंटेज के हिसाब से करेंगे तो बेटर होगा। तो मान लीजिए 10% से कीजिए, तो अगले साल आपका डेफिनिटली वो 1,000 ही होगा। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करें कि 10% का स्टेप अप, और जो आपने इकट्ठा किया 14 लाख रुपए और आपकी एसआईपी 5,000 रुपए, 10 साल में करीब 1,55,00,000 रुपए की उम्मीद आप कर सकते हैं, 12% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ यदि हम मानकर चलें। और दूसरी बात ये है कि मतलब सॉरी, मैंने एक बात और यहाँ पे कहूंगा, यहाँ पर अगर बिना स्टेप अप के करते हैं तो 1,55,00,000, अगर स्टेप अप कर रहे हैं 10% का, मैंने अभी कहा, तो आपके बन रहे हैं 2,06,00,000 रुपए। गारंटीड नहीं है, 12% पे कैलकुलेट किए हैं, पर उम्मीद कर सकते हैं इतनी तो हम। तो 10 साल में विद स्टेप अप 10% के साथ 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। और बस टाइम टाइम पर पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए। आज के हिसाब से सभी स्कीम्स बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। ओके, तो आपके सभी जो चॉइसेस हैं फंड्स की वो बेहतर हैं, इन्वेस्टेड रहिए। 1,000 रुपए हर फंड में ना बढ़ाने की बजाय 10% कीजिए। अभी के हिसाब से तो ये 10% एलोकेशन बन रहा है, बट अगले साल भी अगर सिमिलर रेशियो में बढ़ाएंगे तो फिर वो 10% नहीं रहेगा, वो 7-8% रह जाएगा कम होकर। तो 10% सालाना स्टेप अप करें टोटल एसआईपी का, और उस हिसाब से आप 2 करोड़ से ज्यादा की राशि इकट्ठा कर लेंगे इन 10 ईयर्स। कल हमें भेजा है राजेश कुमार ने, और सवाल है इनका कि इनकी 57 साल उम्र है, 30,000 की मंथली सिप है, 10 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 5 to 7 ईयर्स में कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे जानना चाहते हैं, और फंड सिलेक्शन कैसा है ये भी इनको राय चाहिए। इनके पास फिलहाल जो सिप चल रही है एक्टिव वो है एसबीआई कॉन्ट्रा 10,000, 4,000 है निपॉन इंडिया लार्ज कैप में, साथ ही 4,000 निपॉन इंडिया के मिड कैप में, 4,000 कोटक मल्टी कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप में 4,000, और एलआईसी के गोल्ड ईटीएफ में भी 4,000 है। बताइए क्या सलाह रहेगी इनके लिए? दीपाली जी, इनका जो होराइजन है वो 5 से 7 साल का ही है। उस बात को ध्यान रखते हुए मैं कहूंगा कि स्मॉल कैप मिड कैप यदि एसआईपी रोक दें तो ये अच्छा रहेगा। उसकी वजह ये है इनके पास मिड कैप स्मॉल कैप भी है और साथ में मल्टी कैप भी है, तो मल्टी कैप के जरिए भी इनको एक्सपोजर मिल रहा है मिड कैप स्मॉल कैप का, तो इसलिए उसमें बने रहें। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में एसआईपी रोक दें, और इसकी जगह पर एक फंड ऐड किया जा सकता है कि एसआईपी रुकेंगी तो जो पैसा बचेगा उससे आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू फंड ऐड कर सकते हैं, तो एक अलग फ्लेवर होगा। लेकिन आपका जो उतार चढ़ाव की जो संभावना है थोड़ी कम हो जाएगी आपके पोर्टफोलियो में। और अगर हम बात करते हैं 15-20 साल की, तब वहां पर कुछ ज्यादा डर नहीं लगता, चाहे आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप ज्यादा क्यों ना हो। बट जब बात होती है 5-7 साल की, तो उतार चढ़ाव का जोखिम वो दिखाई देता है। उसके हिसाब से मैंने कहा है कि आप स्मॉल कैप मिड कैप से निकलने की के बारे में सोचें। और दूसरी बात है, जहां तक कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है उसकी बात करें, अगेन 12% के सीएजीआर पर 7 साल में करीब करीब आप मतलब 49 लाख रुपीस की उम्मीद कर सकते हैं। यदि 4,80,000 रुपये इकट्ठा हो चुका है, 30,000 की एसआईपी कर रहे हैं पर मंथ की, तो 49 लाख 50 लाख के आसपास आप उम्मीद रख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा उम्मीद रखना कि मैं स्मॉल कैप इन्वेस्ट करूंगा तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जोखिम बढ़ सकता है। तो जो मैंने कहा है उस हिसाब से आप थोड़े से बदलाव कर सकते हैं। ओके, तो 5 to 7 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये स्ट्रैटेजी रेकमेंड की गई है। लगभग 50 लाख के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे। ये सलाह आपके रिटर्न्स के ऊपर है, प्लस क्योंकि आपका होराइजन नजदीक ही है तो इसीलिए आप मिड कैप स्मॉल कैप में एसआईपी रोकें, और इसलिए निपॉन मिड कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप की जगह आप आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। ये सलाह आपके लिए दी गई है। बात करते हैं केपी प्रजापति की, अहमदाबाद से इन्होंने सवाल भेजा है। सवाल इनका है कि 47 ईयर्स एज है, 40,000 पर मंथ की मंथली सिप है, और अभी की जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 11 लाख की है। 9 ईयर्स का इनका टाइम होराइजन है।
9 इयर्स में कितना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा और फंड्स कैसे हैं 9 इयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं। इनका पोर्टफोलियो ले आते हैं एक बार स्क्रीन पर, कहाँ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। 7,500 रुपये महीना डाल रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में, 7,500 की राशि ही डाल रहे हैं टाटा स्मॉल कैप में, और इसके बाद 5-5 हजार के 4 फंड्स हैं हर महीने जहां पे पैसे लगा रहे हैं, जिसमें बंधन लार्ज मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बजाज हेल्थ केयर फंड है। तो मिड कैप्स और लार्ज स्मॉल कैप्स पर काफी एक्सपोजर है इनका। स्मॉल कैप्स में तो इनफैक्ट मेरे ख्याल से स्मॉल कैप कैटेगरी में ये 15,000 रुपए डाल रहे हैं 40,000 में से। क्या व्यू रहेगा 9 इयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल, देखिए 9 इयर्स का टाइम है और उसमें से मतलब 15,000 रुपये 2 स्कीम है इनके पास में, तो बिल्कुल आपने सही इसको एनालाइज किया है। और मेरी राय भी ये है कि एक स्मॉल कैप में एसआईपी रोकी जा सकती है, तो टाटा स्मॉल कैप फंड में एसआईपी रोक दे और उसकी जगह पर अगेन यहाँ भी मैं सेम फंड रिकमेंड कर रहा हूँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड। और वजह ये है कि एक अलग स्टाइल मिलेगा आपको, अच्छा फंड है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है, कंसिस्टेंसी रही है, तो स्मॉल कैप में एक फंड से निकले और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड को ऐड करें। साथ में आपने एक सेक्टरल फंड लिया हुआ है और मुझे लगता है कि आपको सेक्टरल फंड में रहने की जरूरत है, तो बजाज फिनसर्व हेल्थ केयर फंड जो आपके पास है उसकी जगह पर सेम फंड हाउस का दूसरा फंड यानी कि बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ वैरायटी मिलेगी। ये मल्टी एसेट एलोकेशन है यानी कि इक्विटी, डेट, गोल्ड, इस तरह का एक्सपोजर मिलेगा और थोड़ा पोर्टफोलियो का रिस्क भी कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि 9 साल में यदि हम बात करें कितना पैसा बन सकता है, तो यदि 10% से स्टेप अप करते रहते हैं और 40,000 की एसआईपी कर रहे हैं आप, करीब 11 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं 9 साल में करीब 1,36,00,000 रुपए आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करते रहिए, लेकिन स्कीम में थोड़ा बदलाव पोर्टफोलियो में आपको करना चाहिए। ओके और इन फ्यूचर अगर ये एलोकेशन बढ़ाते हैं तो कोई और कैटेगरी ऐड कर सकते हैं या फिर जो स्विचेस आपने रेकमेंड किए हैं उन्हीं पर एम्फसाइज करें और बाकी पोर्टफोलियो में ही एलोकेशन बढ़ाएं, या कोई कैटेगरी आपको लग रहा है ऐसा मिसिंग है जो ऐड कर सकते हैं? देखिए मैंने कैटेगरी ऐड कर दी। वैल्यू स्टाइल की बात करें तो मैंने वैल्यू फंड बता दिया। दूसरी बात, हम अगर बात करें कि डेट और गोल्ड होना चाहिए पोर्टफोलियो में, तो मैंने इन्हें बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी बता दिया। तो यानी कि अब सब कुछ आ गया। अब यदि बढ़ाना है तो आप इन्हीं फंड्स में, जैसे आपके पास बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में भी अमाउंट ऐड किया जा सकता है। और साथ में जो 2 नए स्कीम आप ऐड करेंगे मैंने रेकमेंड की हैं, उसमें आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो आपको फिर फ्यूचर में नई स्कीम ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अनटिल अनलेस आपको लगे कि भविष्य में 2 स्कीम आप कर रहे हैं जिनमें निवेश या मैंने जो बताई हैं उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना रह पाए, तब वो तो हम समय समय पर रिव्यू करने की बात करते ही हैं। अदरवाइज ये जो नया पोर्टफोलियो बनेगा आपका, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा पोर्टफोलियो माना जा सकता है। ओके तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। रही बात आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की, तो बदलाव डेफिनेटली सजेस्ट किए गए हैं। टाटा स्मॉल कैप और बजाज हेल्थ केयर फंड से आपको निकलना है। इनकी जगह आप 2 नई कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड और बजाज का ही मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। तो ये बदलाव आप फॉलो कीजिए, बाकी इन्वेस्टेड रहिए और 9 साल में आप मान के चलें कि 1,06,00,000 के आसपास की राशि इकट्ठा कर लेंगे। अगर स्टेप अप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टेप अप करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो टोटल अमाउंट रहेगा एक्यूमुलेशन का, वो काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें। चलिए पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताइए कौन से फंड्स आपने पिक किए हैं और कि क्या कंप्लीट पोर्टफोलियो प्लानिंग के हिसाब से परफेक्ट है? बिल्कुल, देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और साथ में बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो आपको मल्टीपल एसेट क्लासेस भी मिल रहे हैं, अलग अलग स्टाइल भी मिल रहे हैं। इन 4 फंड्स के साथ आप लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए तो ये रहे पंकज जी के टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप और बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन। तो इस हिसाब से आप रणनीति बनाइए, यही सजेशन आपके लिए बताया गया है। शुक्रिया पंकज जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने टॉप 4 फंड सुझाने के लिए। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। नमस्कार।